हाय एवरीवन, आज का पहला करंट अफेयर्स है। पूर्णिमा देवी बर्मन को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए टाइम्स मैगजीन की वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 की सूची में शामिल किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा वन्य जीव संरक्षण के इसके योगदान में इसे 2025 के टाइम मैगजीन वुमेन्स ऑफ द ईयर के सूची में शामिल किया गया। चलिए देखते हैं न्यूज में क्यों था। असम की एक जीव विज्ञान पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम्स मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 में महिलाओं की सूची में शामिल किया गया। पूर्णिमा देवी टाइम्स 2025 की महिलाओं की सूची में एकमात्र भारतीय महिला है जिसे शामिल किया गया और 2025 के 13 प्रभावशाली महिलाओं में से एक माना गया। इसी सूची में अभिनेत्री निकोल किडमैन और यौन हिंसा से शिकार गिसल पेलिकॉट जैसी अन्य महिला भी शामिल है। काम का क्षेत्र क्या था पूर्णिमा देवी बर्मन का? ये वन्य जीव संरक्षण और सामुदायिक सशक्तिकरण के लिए जाना गया है। 2007 में पूर्णिमा देवी ने पेड़ को काटते हुए देखा और जिस पर बड़े सारस का एक बहुत बड़ा परिवार था, इसी को देखकर उन्होंने संरक्षण की तत्कालीन समझ और अपना मिशन की शुरुआत। ये है सारस जिसे ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क भी कहा जाता है और ये है पूर्णिमा देवी जिसे टाइम्स मैगजीन में शामिल किया गया 2025 के वुमेन ऑफ द ईयर में। संरक्षण है ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क की सुरक्षा के लिए किया गया। असम में सारस की जनसंख्या 2007 में 450 से बढ़कर के 2023 में 1800 हो गया। ये इसके योगदान से हुआ था। वही IUCN ने सारस की स्थिति को लुप्त प्राय से बदल करके संकटग्रस्त कर दिया, तो इसे हम याद रखेंगे। अगला सवाल था मायाधार राउत जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रसिद्ध उस्ताद थे? इसका सही जवाब हो जाएगा यह ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के ये गुरु थे। इनका निधन हुआ हाल ही में। चलिए देखते हैं न्यूज में क्यों था। प्रसिद्ध ओडिसी वादक मायाधार राउत जिन्हें अक्सर ओडिसी नृत्य के जनक कहा जाता है, फादर ऑफ द ओडिसी डांस के रूप में जाना जाता है, 22 फरवरी 2025 को इसका निधन हो गया है। कटक में कला विकास केंद्र 1952 की सह संस्थापक भी रहे। वही 1959 में जयंतिका एसोसिएशन की स्थापना भी की थी। इसके प्रमुख कौन कौन से सम्मान मिले देख लेते हैं। 2010 में इसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 1977 में उड़ीसा संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार दिया गया। 1984 में साहित्य कला परिषद पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1985 में संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार सम्मानित किया गया। 2003 में राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार, 2005 में उपेंद्र भांजा सम्मान और 2011 में टैगोर अकादमी रत्न। इतने सारे पुरस्कारों से उन्हें सम्मान किया गया था। भारत में कुल 8 क्लासिकल डांस फॉर्म है। संगीत नाटक एकेडमी जिसे राष्ट्रीय भारतीय अकादमी कहा जाता है केवल 8 शास्त्रीय नृत्य को मान्यता देते हैं, लेकिन हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने एक नए शास्त्रीय नृत्य को इंट्रोड्यूस किया। उसका नाम है छऊ नृत्य। ये पश्चिम बंगाल और झारखंड उड़ीसा में ये इस तरह के नृत्य देखने को मिलता है, जिसे भारत सरकार इसे नृत्य में शामिल किया। अब इसे शास्त्रीय नृत्य में कुल संख्या 9 हो गया है। तो हम भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार शास्त्रीय नृत्य भारत में कुल 9 है। वही संगीत नाटक एकेडमी भारत की राष्ट्रीय एकेडमी के अनुसार भारत में क्लासिकल डांस जो है वो 8 है। कौन कौन सा है? उत्तर प्रदेश का जिसको बोलते हैं कथक, उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया सत्रिया जिसे असम को क्लासिकल डांस होता है। तीसरा है मणिपुरी, ये है मणिपुर का। और चौथा है ओडिसी, ये है उड़ीसा के शास्त्रीय नृत्य। वही कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के है। 5वां। छठा है तमिलनाडु के भरतनाट्यम और 7वां और 8वां है केरल के मोहिनी अट्टम और कथकली। तो इसे याद रखेंगे हम कि ये टोटल मेरा क्लासिकल डांस फॉर्म है। संगीत नाटक एकेडमी के अनुसार 8 और भारत सरकार के अनुसार हो जाता है 9। जो नया नाम है उसे याद रखेंगे छऊ नृत्य। ये पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में इस तरह का नृत्य देखने को मिलता है। अगला सवाल था हाल ही में किस राज्य ने फरवरी 2025 को सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास की मेजबानी की है? इसका सही जवाब हो जाएगा वेस्ट बंगाल के द्वारा तटीय सुरक्षा सागर कवच अभ्यास की मेजबानी की गई है। चलिए देखते हैं न्यूज में क्यों था। भारतीय तटरक्षक बल ने तटीय सुरक्षा बढ़ावा देने के लिए 21 से 22 फरवरी 2025 को पश्चिम बंगाल की 158 किलोमीटर लंबी तट रेखा पर सागर कवच अभ्यास किया है। यह 2025 का पहला अभ्यास है। इसे प्रत्येक साल 2 बार अभ्यास किया जाता है, साल में 2 बार। सागर कवच अभ्यास वास्तविक जीवन को सुरक्षा, खतरे को अनुकरण और समुद्री बलों को तैयार के मापने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें भाग लेने वाले एजेंसियां होते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड जिनके द्वारा ये किया जाता है, भारतीय नेवी, BSF, CISF, वेस्ट बंगाल के पुलिस भी थे जो राज्य के स्थानीय पुलिस होता है, कस्टम और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये सभी मिलकर के इस अभ्यास में भाग लिए। ये वर्ष में 2 बार अर्धवार्षिक अभ्यास है और पिछले साल 2024 में पहला अभ्यास किया गया आंध्र प्रदेश के तट पे और दूसरा अभ्यास किया गया गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीव के तटों पे किया गया था।
यह रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई की $10 बिलियन की डॉलर रुपया खरीद बिक्री स्वैप नीलामी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? डॉलर रुपी बाई एंड सेल स्वैप एक्शन क्या है? इसका सही मुख्य उद्देश्य है कि बैंकिंग प्रणाली में तरलता की कमी को दूर करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए देखते हैं न्यूज में क्यों था। आरबीआई ने अब तक की सबसे बड़ी $10 अरब प्रति रुपया खरीद बिक्री स्वैप नीलामी के आयोजित करेगा, जिसका उद्देश्य है बैंकिंग प्रणाली में लगातार बनी हुई तरलता कमी को दूर करना। ये होता क्या है कि इस प्रणाली के तहत आरबीआई बैंकों से डॉलर खरीदता है, जिसे बोलते हैं फर्स्ट लेग। आरबीआई बैंक में जितने भी डॉलर है वो खरीदेगा डॉलर और रुपया देगा, उसे बोलते हैं फर्स्ट लेग। और इसे पूर्व निर्धारित तिथि, मतलब जो भविष्य में इसे एक डेट फिक्स कर दिया गया है कि इन फ्यूचर 2 साल 3 साल के बाद, जैसे इस बार का अनुमान लगाया जा रहा है 2028 में इसे रिवर्स लेग किया जाएगा, मतलब भविष्य में एक डेट पे इसे प्रीमियम के साथ वापस बेचने के सहमति के आधार पर इस तरह की बाई सेल स्वैप किया जाता है। तो जिस समय आरबीआई पैसा दे करके ये डॉलर खरीदेगा, रुपया देकर डॉलर खरीदेगा, उसे बोलते हैं फर्स्ट लेग बैंकों से। और वही जब इसे प्रीमियम पर भविष्य में जब इसे वापस करेगा उसे बोलते हैं रिवर्स लेग। इस टर्मोलॉजी को याद रखेंगे, ये इकोनॉमी का पार्ट है, इसे याद रखेंगे। इसकी आवश्यकता क्यों होती है ये देख लेते हैं कि विदेशी मुद्रा का आउटफ्लो होने के अवधि के दौरान रुपए के दबाव को कम करने में मदद करता है। जैसे अभी क्या है, भारत का रुपया बहुत ही डाउन हो रहा है, नीचे भारत के रुपये का मूल्य कम हो रहा है, विदेशी निवेशक भी भारत के बाजारों से पैसा निकाल रहा है, तो डॉलर का जो क्या हो रहा है वो विदेशी मुद्रा का आउटफ्लो हो रहा है, भारत से बाहर जा रहा है। उसी को रोकने के लिए और रुपया के दबाव कम करने के लिए इस तरह की एक तत्कालीन उपाय किया जाता है आरबीआई के द्वारा। यह अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रास्फीति और ब्याज दरों की प्रभावित करता है। इस तरह की मैकेनिज्म अपनाई जाती है आरबीआई द्वारा। इससे क्या चुनौतियां होती है कि बड़े पैमाने पर स्वैप से आरबीआई की विदेशी पूंजी भंडार पर असर पड़ सकता है, और यह केवल अस्थायी समाधान, इसे याद रखेंगे, यह सिर्फ टेम्पोररी समाधान के रूप में किया जाता है ताकि इसे रुपया के दबाव को कम किया जा सके। क्योंकि अभी क्या, जितना भारत की रुपया अगर डाउन होगा तो इंपोर्ट भी महंगा होगा। अगर हमारा $1 के बराबर मान लो अभी चल रहा है 86-87 के पास आसपास, अगर ये और गिरता चला गया भारत का वैल्यू, तो हम जो भी सामान इंपोर्ट करते हैं, खाद्य वस्तु से लेकर अदर जितना भी कार मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सारा आइटम, उसका क्या होगा, कॉस्ट महंगा होगा। तो इंपोर्ट महंगा होगा, तो जब इंपोर्ट महंगा होगा देश में, तो यहाँ वो बिकेगा भी महंगा बिकेगा तो महंगाई होगी। तो उस तरह से इन्फ्लेशन के महंगे के कारण भी इस तरह के प्रभाव पड़ते हैं। जब डॉलर के मुकाबले रुपया का वैल्यू डाउन होता है तो यहाँ भी इन्फ्लेशन की समस्याएं उत्पन्न होती है। इसी सब को रोकने के लिए आरबीआई के द्वारा एक मैकेनिज्म है, एक टूल है इस तरह, ताकि डॉलर को बाहर जाने से रोका जा सके, आउटफ्लो हो, और डॉलर पे कंट्रोल भी किया जा सके और रुपये के वैल्यू को मेंटेन किया जा सके। अगला सवाल है, सोलिका जनजाति मुख्य रूप से किस वन पहाड़ी क्षेत्र के पास निवास करते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा बिलीगिरी, रंगना पहाड़ी और माले महादेश्वर पहाड़ियों के पास ये सोलिका जनजाति रहते हैं। चलिए देखते हैं न्यूज में क्यों और ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने बीआरटी टाइगर रिजर्व के सोलिका आदिवासी लोगों का उल्लेख किया और कहा कि बाघ संरक्षण में उनका योगदान सराहनीय है। सोलिका जनजाति के बारे में जानते हैं। ये एक स्वदेशी वनवासी लोगों का एक समूह है जो ज्यादातर तमिलनाडु और कर्नाटका में पाए जाते हैं, वहां रहते हैं, निवास करते हैं। वे बिलीगिरी, रंगना हिल्स और माले महादेश्वर हिल्स के पास वन्य क्षेत्र में रहते हैं। ये देखते हैं, ये मेरा है वेस्टर्न घाट और ये मेरा है ईस्टर्न घाट, ये दोनों आके मिलता है। तो यहाँ पे है, ये मेरा है बिलीगिरी रंगना हिल्स, ये है बिलीगिरी रंगना हिल्स जो ईस्टर्न घाट के हिस्से में है तमिलनाडु, और ये रहा मेरा माले महादेश्वर हिल्स, ये भी ईस्टर्न घाट के हिस्से में आता है। तो इन दोनों जगह पे ये सोलिका जनजातियां निवास करते हैं इन पहाड़ियों के आसपास। सोलिका बाघ अभयारण्य के अंदर रहने वाला पहला आदिवासी समुदाय था जिसे 2011 में उच्चतम न्यायालय ने फैसले के द्वारा उन्हें वन अधिकारों को मान्यता दी गई। सोलिका जनजाति की भाषा द्रविड़ भाषा सोलिका द्वारा बोली जाती है। वो कन्नड़ और तमिल भी बोलते हैं, वहाँ के जो राज्य की जो लोकल लैंग्वेज है कन्नड़ तमिल वो भी बोलते हैं। उनका पारंपरिक जो अर्थव्यवस्था है मुख्यतः झूम खेती और लघु वनोपजन संग्रहण करना और शहद भोजन का एक बड़ा हिस्सा के रूप में उनका जीवन काल चलता है। तो इस बात को याद रखेंगे, सोलिका जनजाति कहाँ निवास करते हैं, उनका बोली क्या है और उन्हें किस तरह से वो सबसे पहला आदिवासी है जो टाइगर रिजर्व के अंतर्गत रहने वाला भारत का। अगला सवाल है, देश का पहला बायोपॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किस राज्य में खोला गया, उद्घाटन किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा, इसे उत्तर प्रदेश में उद्घाटन किया गया है जो देश का पहला बायोपॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा।
लखीमपुर उत्तर प्रदेश में भारत के पहले बायोपॉलीमर निर्माण प्लांट का उद्घाटन किया गया। यह उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े चीनी उद्योग बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड के द्वारा इसे स्थापना की जा रही है। इसका उद्देश्य है कि पर्यावरण में प्रदूषण को कम करना और वहां उत्तर प्रदेश में लोगों को रोजगार सृजन देना। यह एक बायोडिग्रेडेबल और टिकाऊ पॉलीमर है जो विभिन्न क्षेत्रों में पर्यावरण के अनुकूल विकल्प प्रदान करता है और यह पारंपरिक जो प्लास्टिक की यूज होता है उसे बदलने में ये सहायक होगी और ये ग्लोबल वार्मिंग से निपटने में भी भूमिका निभाएगी। बायोपॉलीमर के लाभ क्या है ये भी देख लेते हैं। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी करता है। जैसे बायोपॉलीमर मक्का, गन्ना और चुकंदर जैसे नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त होता है, जिससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो जाती है। और उससे क्या होगा, जब इससे निर्भरता कम होगी तो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन भी कम होगा। इस तरह से इससे फायदा होता है। वही पर्यावरण खतरे को कम करता है। बायोपॉलीमर्स पेट्रोकेमिकल प्लास्टिक का स्थान ले सकता है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। वही जैव संगतता क्या है कि बायोपॉलीमर जैव चिकित्सा फार्मास्यूटिकल्स सामानों के उपयोग में आ सकता है क्योंकि वे जैव अनुकूल है। कॉमन बायोपॉलीमर सोर्स कहाँ से बायोपॉलीमर सोर्सेस होता है तो क्या है, पॉलीलैक्टिक एसिड से होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कानोड्स और वही थर्मोप्लास्टिक स्टार्च, इससे ये प्राप्त होते हैं बायोपॉलीमर्स। इसका यूज क्या होता है तो डेली लाइफ में यूज होता है, वाटरप्रूफ जो कॉफी कप होता है उसे बनाने में होता है। उसके बाद क्या होता है, वो टिफिन बॉक्स जैसे प्लास्टिक फिल्म, बॉटल बॉक्स, फूड कंटेनर बनाने में होता है। वही बायोडिग्रेडेबल कटलरी जो होती है, कटा चम्मच, उसमें बनाने में भी होता है। जो पारंपरिक प्लास्टिक यूज करते हैं उसका स्थान भी ले सकता है, तो बैग को बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। हालांकि ये जो पारंपरिक प्लास्टिक होती है उनसे ये महंगा पड़ता है, इस बात को याद रखेंगे। तो दोस्तों अगर आज के वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। चलिए कल करंट अफेयर्स को रिवीजन करते हैं। कल का पहला करंट अफेयर्स था मिसिंग जनजातियां मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में निवास करते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा असम राज्य में निवास करते हैं मिसिंग जनजातियां। नेक्स्ट सवाल था भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक का स्थापना कहाँ किया गया, तो इसकी स्थापना पद्माजा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था माउंट डुकोनो कहाँ स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा हालमाहेरा द्वीप इंडोनेशिया में है माउंट डुकोनो, जो हाल ही में ये वोल्केनिक इरप्शन देखी गई है। लगभग इसे 2000 मीटर ऊंची इसकी धुआं और राख मिला है। अगला सवाल है प्रधानमंत्री के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। इसका सही जवाब हो जाएगा आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेकेंड के रूप में नियुक्त किया गया। और यह पहली बार होगा कि किसी भी प्रधानमंत्री के पास 2 प्रधान सचिव के रूप में इस पद की स्थापना इंदिरा गांधी के द्वारा 1980s में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्राधिकरण ने रोगों को अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण प्रकाशित किया, अर्थात इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, जो 11वां संस्करण प्रकाशित किया है। इसका सही जवाब हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे प्रकाशित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु जोखिम सूचकांक क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या था। इसका सही जवाब हो जाएगा भारत का स्थान 6ठा था। भारत ये 6ठे रैंक पे था क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा यह राजस्थान में स्थित है सरिस्का टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कूनो नेशनल पार्क में कितने चीतों को जंगल में छोड़ा गया, रिलीज किया गया। इसका सही जवाब हो जाएगा कुल 5 चीता को कूनो नेशनल पार्क में इसे रिलीज किया गया। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मिल सके। तब तक के लिए स्टे फोकस एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड टेक केयर।